अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और आज जो मामला दरपेश है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को, वो शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। ऐसा लगा जैसे पहले इलेक्शन की तारीख आई, शुक्र किया, खुदा खुदा करके कुफर टूटा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पत्थर पर लकीर है। उसके बाद शेड्यूल का मामला आया तो शेड्यूल के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने ही इनिशिएट किया और शेड्यूल भी मिल गया। और अब जब मुल्क में इंतखाबी अमल का आगाज़ होने ही जा रहा था, कागजात नामजदगी कल से जमा कराए जाने हैं, तो यकदम एक ऐसी सिचुएशन सामने आई है जो ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज देने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर ही इजहार अदम एतमाद कर दिया है और इस्तीफे का मुतालबा किया है। बार काउंसिल ने तो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक करने के बजाय इन तजादात का नोटिस लेना चाहिए ताकि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हों। अच्छा, उसमें जो उन्होंने 2-3 पॉइंट्स उठाए हैं वो बहुत अहम हैं। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई है, वो सब उन्होंने चैलेंज किया। और उन्होंने यहाँ तक बात महदूद नहीं है, बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की मुशावरत से वकला तहरीक के लिए लाहे अमल का ऐलान करने के लिए जल्द ही एक ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाया जाएगा। यानी राख जो है उसमें दबी हुई कुछ चिंगारियाँ मौजूद थीं जो कि शायद शोला बन सकती हैं अगर उन एतराज़ात को या तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस ना किया गया। तो अब क्या हो सकता है, क्या मुमकिनात हैं और क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपना वज़न बार काउंसिल के पलड़े में डालेंगी, ये है हमारे आज की बहस का मौजू। और इस हवाले से बात करने के लिए जो मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, राना मुबशर साहब हैं, अदनान आदिल साहब हैं, अनीक नाजी साहब हैं, नसीरुद्दीन खान नैयर साहब हैं और अबूज़र सलमान न्याजी हैं। मुझे नैयर साहब इब्तिदा में ही आपसे ये जानना है, इन शॉर्ट कोशिश करेंगे कि हम फिर इसके पॉलिटिकल एंगल पर भी जाएं, लेकिन जो बार काउंसिल्स का एलामिया है ये सुप्रीम कोर्ट के 8 फरवरी के फैसले को चैलेंज करने के मुतरादिफ नहीं है? नहीं, फैसला तो चैलेंज नहीं हो रहा। एक मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करे। बाकी थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन काफ़ी अरसा से तनकीद फेस कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा तनकीद बिला जवाज़ नहीं। आप कह रहे हैं चैलेंज करने के मुतरादिफ नहीं। बात यह है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ था, चैलेंज नहीं हो सकता इन अ वे। इस वक्त कोई मुतबादल नहीं, मेरी बात कर लें। चैलेंज करके क्या आप कर सकते हैं? क्या किसी ने कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी मेंबर या चेयरमैन के ख़िलाफ़ पिटीशन फाइल की है? पाकिस्तान बार काउंसिल ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या को करने जा रहा है, क्या को उन्हें रिमूव करने जा रहा है? क्योंकि उनकी रिमूवल इस वक्त मुमकिन नहीं है। ना इलेक्शन कमीशन को सस्पेंड किया जा सकता है किसी कानून के तहत। अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की कंकरेंस से इलेक्शन प्रोग्राम दिया है और वो प्रोग्राम सुबह से अपने अमली शक्ल इख्तियार कर लेगा। अच्छा, अब जो हल्का बंदियां हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह दी हैं फॉर टाइम बीइंग ये फाइनल है। अब जो आरोज का तकर्रर है, इसकी भी अब रिप्लेसमेंट का चांस बहुत कम नजर आता है, ताकि किसी एक मखसूस हल्का में किसी की माकूल शिकायत हो और इलेक्शन कमीशन ही खुद उसका फैसला करेगा पहले। इसलिए ये दबाव बढ़ाने की चीज़ें नहीं। इससे एक चीज़ ज़रूर आ रही है कि इंतखाबात हर जाविये से मुतनाज़ा होते जा रहे हैं। बहुत पहले भी मैंने कहा था कि मुल्क एक मुतनाज़ा इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। अब कोई जाविया ऐसा नहीं रहा, एक जमात के अलावा हर जमात इस इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने पर तुली हुई है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या JUI, एक जमात तो बेचारी है ही इस वक्त मुश्किल का शिकार, ज़ेर-ए-ताब है, हर तरफ से ज़ेर-ए-ताब है। इंतजामिया क्या, लेकिन इस एलामिये से, इन दोनों एलामियों से क्या उनके मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिल रही? नहीं, बात और मुतनाज़ा हो जाएगी ना। इंतखाबी नतायज पहले ही तस्लीम नहीं होने जा रहे, अब कौन तस्लीम करेगा? अगर पाकिस्तान बार काउंसिल भी ये कहेगी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी ये कहेगी, कल लोग पिटीशंस लेके आएंगे, एक जवाब मिलेगा इंतखाबी नतायज को मुतनाज़ा बनाने का। पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि हर दौर में इंतखाबी अमल में कोई ना कोई ऐसी रखना अंदाजी या जानबदारी ज़रूर डाल दी गई कि इंतखाबी नतायज मुतनाज़ा हो गए। वो जो बेनिफिशरीज थे वो उन्हें मुनसिफाना कहते हैं, जो विक्टिम्स उन इंतखाबात के वो उन्हें गैर मुनसिफाना कहते हैं। अगर एक लम्हा दे दें तो 88 के इंतखाबात के जो बेनिफिशरीज थे वो और सोचते थे, दूसरे और सोचते थे।
पंजाब में 88 में क्या हुआ था सबको पता था। 90 में इलेक्शन रिजल्ट कैसे बना, हाँ। आज वो साहब कहते हैं हम मजलूम हैं। ठीक है। 90 का इलेक्शन आपके लिए बना था, 85 में आप वजीर आला बनाया गया, 90 में आप वजीर आजम बनाया गया, 88 में जैसे सूबाई असेंबली में अक्सरियत नहीं थी, अक्सरियत दिलवा के वजीर आला बना दिए गए। ठीक है। तो ये 93 में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, मौसूफ इस्तीफा दे के आ गए। आज उन्हें सिर्फ इलेक्शन कमीशन अच्छा लगता है, बाकी तो सब जमातें कह चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर है इस मुल्क में, JUI भी स्टेक होल्डर है। PTI तो बेचारी सुबह शाम क्या वो एक ही नौहा खानी करती है कि हमें कहीं से रिलीफ नहीं मिल रही, हर तरफ से इलेक्शन कमीशन हमारा रास्ता बंद कर है। क्योंकि एक आने वाला जो खतरा है वो बहुत शदीद है कि अगर PTI को इंटर पार्टी इलेक्शंस में डिफीट हो गई और उसके कैंडिडेट्स बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फील्ड्स में गए तो उसके मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। महबूजा साहब से भी कहूंगा इस पर रोशनी डालें कि अगर ये इंडिपेंडेंट जाते हैं तो एक तो उन्हें दोबारा आजादी होगी कि किसी जमात में शामिल हो जाएं, और फिर एक और बात स्पेशल इंटरेस्ट सीट्स का फेट। अगर PTI के लोग आजाद हसीयत में 70 सीटें भी जीत लेंगे तो प्रोपोर्शनेट लेवल पे स्पेशल इंटरेस्ट सीट्स कैसे मिलेंगी? ठीक है, चले इन सारी बातों पे अबू सर इनको तो एड्रेस करेंगे, लेकिन जो सरेदस्त सवाल हमने सबसे पहले पूछा कि जो इस्तीफे का मुतालिबा है वो भी बिल्कुल क्लोज साहिल के पास पहुंच के सफीना डिबोने के मुतरादिफ है ये मुतालिबा। क्या ऐसे मौके पर नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो सकती है? क्या कहता है कानून इस बारे में? क्या कहता है? मेरे जी अबू सर आप ही से पूछा। नहीं देखें, आर्टिकल 217 पढ़े आप आईने पाकिस्तान का, उसमें लिखा हुआ है अगर कोई एक अवेलेबल नहीं है, अगर आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर अवेलेबल नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, उसकी रेजिग्नेशन हो गई, उसमें उनका रिमूवल हो गया, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल अज्यूम कर लेता है। ये इसमें कोई इतनी इशू नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन काम करना बंद नहीं कर देगा या उसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं हो सकता। लेकिन इसको जरा आप थोड़ा एनालिटिकली देखें, जो पाकिस्तान बार काउंसिल है और जो आपकी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, अगर आप इसको नोट करें, इनके जो प्रेसिडेंट्स है और जो इसमें मेजोरिटी है पाकिस्तान बार काउंसिल में, जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बैक्ड कैंडिडेट्स थे। जी। तो ये मुझे या तो ये कोई इंडिविजुअल ग्रीवियंस है किसी बार मेंबर के, किसी काफी इन्फ्लुएंशियल की अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन, या फिर पार्टी सपोर्टेड है। ये मैं इस पे कुछ एक हतमी राय नहीं दे सकता, दोनों में से एक रीजन होगा। लेकिन इसका इन्फ्लुएंस इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दोनों बार एसोसिएशंस में। लेकिन इस लेटर के बाद या उनकी रिजाइन, वो तो मेरे ख्याल से नहीं करेंगे रिजाइन, लेटर्स पे रिजाइन तो नहीं होता। बेसिकली उनको शायद कोई प्रेशर टैक्टिक है, कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से उनको प्रेशराइज करने के लिए ये लेटर इशू किया गया। लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन हो, इस पे कोई मेरी नजर में डिले नहीं आ सकता। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी एड्रेस किया गया है ना, और फिर वकला तहरीक की भी बात की गई है। इलेक्शन कमीशन ने तो चले एतराजात मुस्तरद कर दिए फौरी तौर पर, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट वजन देगी इन एलामियों को? सुप्रीम कोर्ट को ओवरऑल मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन इस वक्त तो लाजिम मजलूम है इस इशू के ऊपर कि जो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का इशू है, कि एक पार्टी को बिल्कुल प्रेफरेंशियल किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और बाकी कुछ पार्टीज के पास तो फील्ड नहीं है, बल्कि एक पार्टी के पास फील्ड नहीं है और कुछ के पास फील्ड्स हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी फील्ड नहीं है जो एक पार्टी को दी जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन प्रोसेस जो है वो फेयर होना चाहिए। आर्टिकल 17 आपका जो आइन का बुनियादी हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का, एसोसिएशन का, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने का, और साथ साथ जो 218 है जो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर कराना है इलेक्शन कमीशन में, अगर वो फेल होती है तो जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट बीइंग द एपिक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री एंड गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उनको इंटरवीन करके एक सुपरवाइजरी रोल मेरे ख्याल से अदा करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। आप देख रही हैं आज जो सियालकोट में हुआ, उस्मान डार साहब के घर हुआ, पुलिस विदाउट वारंट घर में गई, जो आपका आइन का बुनियादी हक है आर्टिकल 14 का, उसकी खिलाफ वर्जी है, और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से जुडिशरी को एक रोल फाइनली प्ले करना पड़ेगा। दिस इज अ टाइम, अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर टाइम रहेगा नहीं, मेरे ख्याल से करना पड़ेगा टू इंश्योर फ्री एंड फेयर। हाँ, लेकिन राना साहब आपके ख्याल में क्या इन एलामियों को संजीदा लेना चाहिए, या आपके ख्याल में प्याली में तूफान है ये? देखिए, थोड़ा सा एक बैकग्राउंड में एक चीज है और उसको मैं थोड़ा सा 2-4 सेंटेंसेस में वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास
मैं नाम लिए बगैर सबको समझ आ जाएगी मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वहां पे जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास एक साहब जाते हैं और वो कहते हैं जनाब कि हाफिजाबाद की जो एक सीट है उसमें इजाफा कर दिया जाए। वो कहते हैं कि हाफिजाबाद की एक सीट में इजाफा कैसे कर दिया जाए। वो कहते नहीं जी तुसी एक सीट बढ़ा दियो। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसमें उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, बकौल उनके ठीक है। वो कोऑपरेट नहीं करते, एक मजीद सीट नहीं बढ़ाते। ठीक है। अब वो कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक सीट बढ़ा दे और कहते हैं इस तरह करते हैं कि हम 2 बंदों का बेंच बना दें। वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 का नहीं जी हम 5 बंदों का बेंच बना देते हैं। ठीक है जी। तो अब बेसिकली इश्यू हाफिजाबाद की एक सीट बढ़ाने का है, तो वहां से इतना बड़ा इशू खड़ा हो जाता है। तो अगर इसी तरह इशू खड़े करने हैं तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन इलेक्शन कमीशन। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं वहां पे, इश्यूज हैं वहां पे, और एक पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है वहां पे, पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है वहां पे। लेकिन पॉइंट इज ये पर्टिकुलर इशू जो खड़ा हुआ वो तो हाफिजाबाद की एक सीट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं बढ़ाई और 2 बंदों का बेंच बनाने के लिए उसको बोला, उसने 5 का बना दिया। इश्यू तो ये है, अच्छा। इसकी तरफ कोई नहीं जाता। ठीक है, ये अंदर की बात तो ये है। ठीक है, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर शक्ल अच्छी नहीं लगती तो ठीक है उसको उठा के बाहर फेंक दे। ठीक है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर एक पार्टी को एज नहीं, एक पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सक रहा, ठीक है, तो उठा के बाहर फेंक दे उसको। लेकिन इस पर्टिकुलर इशू की मैं अगर बात करूं तो वो तो हाफिजाबाद की एक सीट है जो उसको कहा गया था कि बढ़ा दो। वो राजा सिकंदर सुल्तान ने नहीं बढ़ाई, उसको कहा गया था कि 2 बंदों का बेंच बना दो, उसने 5 का बना दिया। तो बेसिक इशू तो ये है। अरे इस पे तो इलेक्शन कमीशन ने वाजे भी कर दिया, लेकिन जो 2-3 और पॉइंट्स जिनको दूसरी सियासी जमातें भी दोहराती रही हैं। राणा साहब हाँ। नहीं किया। राणा साहब आप ये कौन था, मैंने इशारा दिया था आप डायरेक्ट हो गए। नहीं, इसको चीफ इलेक्शन कमीशन ने वाजे नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा वजाहत दी है कि जिस हलके की बात की जा रही है वो आबाई हलका नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। हाफिजाबाद की बात आ गई ना जी। ठीक है ना जी, तो हाफिजाबाद को तो बताना चाहिए था ना कि जी हाफिजाबाद नहीं है, वो कह रहे हैं NA 82 जिला सरगोदा है जी। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो हाफिजाबाद की एक सीट अलहदा बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए कहा जा रहा और है। लोगों का इशू है, राणा साहब बात नहीं कर रहे। हाँ। मैं जो बात मैं लेट मी कंप्लीट, उधर भी चले जाए, वो भी एक इशू है, ये भी एक इशू है। ठीक है, अब ठीक है। हाफिजाबाद इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा जाए कि एक सीट बढ़ा दो, वो नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, वो कैसे बढ़ा दे, तो उसके लिए तो रेमेडी इख्तियार की जाए ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एवरीथिंग इज हंकी डोरी, नहीं है ऐसा। प्रॉब्लम है, पीटीआई के लिए प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, लेकिन ये बेसिक इशू, वन ऑफ द इश्यूज, इसमें से एक मेन इशू ये भी है हाफिजाबाद की सीट। हाँ, यानी आप कह रहे हैं कि फसाना बना दिया गया है इसको लेकर सारी बात का। अभी क्या इन एतराज़ात को या तहफ़्फ़ुज़ात को अदनान आदिल साहब बाकी पार्टीज भी कैश करवाएंगी जो इससे पहले यही इल्ज़ामात दोहराती रही हैं? क्यों नहीं करवाएंगी, ज़रूर करवाएंगी। सियासत में तो हर चीज़ जो आपके फ़ायदे में जाए आप उसको एक्सप्लॉइट करना आपका हक बनता है। लेकिन बात यह है कि जेहलम की 13 लाख कोई 82,000 आबादी है, वहाँ 2 सीटें हैं कौमी असम्बली की। हाफिजाबाद की 13 लाख 20,000 है, वहाँ 1 सीट है। तो इस तरह की गड़बड़ तो बहुत हुई है हल्का बंदियों में। तो जो हल्के बनाए गए हैं उसमें बहुत सी ऐसी जेरीमैंडरिंग की गई है और बहुत से सियासी बुनियादों पर हल्के गलत बनाए गए हैं और किसी को फेवर किया गया है, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। उस पर आवाज़ तो उठाई जा सकती है। वो चैलेंज भी किया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं अब ये फाइनल है, तो फाइनल है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, उन्होंने नहीं कराए, फिर कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त कर गई। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं, आप जो हमने कह दिया पत्थर पे लकीर है। लेकिन एक मुझे लगता है कि कोई लॉबी है जो चाहती है कि इलेक्शन थोड़े से आगे मुलतवी हो जाएं। कुछ ऐसे लोग आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, कुछ ऐसे बयानात भी दे रहे हैं कि जी बड़ा खर्चा हो जाएगा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा, कोई ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ है, जो भी गड़बड़ है, इससे इलेक्शन कमीशन की अखलाकी साख पहले भी कमज़ोर थी, मज़ीद कमज़ोर हुई है। क्योंकि 2 बड़ी बार्स हैं ना, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल। 2 पाकिस्तान की बड़ी वकला तंजीमों ने इस पर एक ही जैसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है और पहले सियासी जमातें भी कर रही थीं। साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त इंतज़ामिया जो है और इलेक्शन कमीशन जो है उसका झुकाव किस तरफ है। और
अभी तो तहरीक इंसाफ के लिए तो अभी उनका यही नहीं मालूम कि उनको बल्ले का निशान मिलेगा, पार्टी के तौर पे उनको निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे नैयर साहब ने कहा, अगर नहीं निशान मिलता तो वो मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे और एक रास्ता खुल जाएगा हॉर्स ट्रेडिंग का, कि उनके जो लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे मुंतखब हों किसी भी पार्टी में चले जाएं। इस वक्त तो देखिए कि हालात ऐसे हैं कि आज ही 3-4 जगह पे लोधरा में एक उनके साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं दस्तबरदार होता हूँ, मुझे उम्मीद है मैं आपके दरमियान रहूँगा। यानी उन्हें ख़तरा है कि मैं कहीं उठा ना लिया जाऊँ। सरगोदा से उनके तहरीक इंसाफ के एक पंजाब असम्बली के इफ्तिखार गोंदल साहब हैं, उन्होंने भी कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो एक पुलिस स्टेट बनी हुई है। उस्मान डार के घर जिस तरह पुलिस गर्दी हुई है, किसी महज़्ज़ब मुल्क में इसका तसव्वुर नहीं किया जाता। लोग कहते हैं जी माजी में भी होता रहा है, माजी में गलत होता रहा है तो क्या अब भी ज़रूरी है कि वो गलत काम हो? हम अपने रास्ते को सीधा करें। आखिर माशरे का इर्तका होता है, हमारा भी एक जमहूरी इर्तका होना चाहिए। हम तो यही सोच रहे थे कि आइन है मुल्क में, अदलिया है, मीडिया है, अब इस आइन से बाला इक़दाम होना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह एक पुलिस स्टेट इस वक्त मुल्क बना हुआ है और जिस तरह क्रैकडाउन हो रहा है एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ गैर एलानिया तौर पे, हालांकि उस पर कोई उसको साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे ममनुआ तंजीम है, हालांकि वो ममनुआ तंजीम नहीं है। या तो आप फिर लीगल उस पर एक्शन लें, उसकी कोई एक्टिविटी आपको कबूल नहीं है। इंटरनेट तक पे अगर वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो आप इंटरनेट ही बंद कर देते हैं या उसको स्लो कर देते हैं। तो ये सब जो बातें हो रही हैं, ना कोई हमारी अदलिया इंसानी हकूक़ के हवाले से उसका कोई नोटिस ले रही है, ना उस पर कोई एक्शन ले रही है। पेशावर हाई कोर्ट अलबत्ता जो है किसी हद तक एक्टिव है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा तक हालात मुख्तलिफ हैं। लेकिन पंजाब में जो इस वक्त हो रहा है और इलेक्शन कमीशन जो कुछ कर रहा है, ये मेरे ख्याल में तो कोई जमहूरियत के लिए, वफाक पाकिस्तान के लिए लेकिन पंजाब की हद तक भी हम देख रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब रिहा हो गए, दोबारा अरेस्ट नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि प्लान में थोड़ा सा चेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। ये भी फैक्टर है कि उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था, शायद जी, शायद ये भी फैक्टर है। लेकिन उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को मुरद इल्ज़ाम ठहराया, जो कि बड़ी अचंभे की बात है कि मरीम नवाज साहिबा कैसे केयर टेकर सेटअप में कुछ ऐसा कर सकती हैं कि वो उनके। लेकिन आयशा तासुर तो यही है ना कि केयर टेकर सेटअप जो है इंस्ट्रक्शन शरीफ फैमिली से ले रहा है। चले वो चीमा साहब के लिए तो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि फवाद मौजूद हैं वहाँ पर, तारड़ साहब मौजूद हैं, उनका भी 21 दिसंबर को फैसला हो जाएगा। फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म की शायद बारी आ जाए, जो राना साहब कब से मुंह से निकाल चुके हैं। लेकिन वो बात जहाँ से आपने बात शुरू की थी कि पॉलिटिकल पार्टीज जरूर इससे कैश करवाएंगी, मुझे निकना जी साहब आपसे ये जानना है कि जब भी कोई ऐसा मूव होता है ना, तो हर कोई शक की निगाह से देखता है पाकिस्तान में हर एक इक़दाम को। आप सारे ये सवाल उठा रहे हैं कि ये बार काउंसिल्स किसकी पिच पर खेल रही हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इनकी जो शख्सियात जो इन्हें लीड कर रही हैं, आप क्या समझते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वी ऑल नो कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ उस तरह से इस्टेब्लिश्ड नहीं है, नहीं रहा। और इलेक्शन एक वो मंजर होता है जो हमारे सामने है, पस मंजर होता है, ये हकीकत है, तारीख यही है। तो ये सवाल उठते हैं। लेकिन मामला ये है कि जो नॉर्मल जमहूरी मुआशरा होता है वहाँ भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वहाँ भी एक दूसरे पर सवाल उठते हैं, इदारों पर सवाल उठते हैं, तो उसमें भी कोई लेकिन वहाँ कोई गैर मामूली बात नहीं है। डिसिप्लिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये मौजूद है, ये वहाँ भी होता है, ये यहाँ भी होता है, एतराज़ उठते रहते हैं। लेकिन जो थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि असल बात ये है कि वो एक शऊर मौजूद है। अदनान आदिल साहब ने भी जो बात की कि कुछ लोग हैं जो मौजूद है, एक शऊर है जो मौजूद है, एक तबका है, एक नुक्ता नज़र है जो ये चाहता है कि ये डिले में मामला चला जाए। और वो उसके जो ऑब्वियस बेनिफिशरीज हैं वो तो ज़ाहिर है केयर टेकर्स हैं, लेकिन केयर टेकर्स के साथ जुड़े हुए वो लोग और फिर उसके अलावा बुग़्ज़ जमहूरियत या वो जो पंजाब और सिंध में ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ से नफरत करने वाले लोग हैं। वो ज़ाहिर है कि वो आपको याद है ना वो कॉल, वो जो ऑडियो कॉल एक आई थी कि इमरान खान चला गया, कोई बात नहीं, इनको नहीं रहने देना, इनको नहीं। ये सोच मौजूद वो जो नफरत है ना, ये उससे पैदा हुआ हुआ एक, यानी ये आपका ये एटीट्यूड है जो ये सब कुछ कर रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जहां तक ये जो है ना मामला, ये जो बहुत मशहूर हुआ है सियालकोट में, ये डार साहब की, उस्मान डार साहब का ये जो छापा और ख्वाजा आसिफ वाला झगड़ा है, इसकी मैं बैकग्राउंड हल्की सी आपसे गुजारिश कर दूं कि उस्मान डार साहब के वालिद इम्तियाज़ डार साहब, ये मरहूम जो हैं, ये नवाज शरीफ के बहुत सपोर्टर थे और बहुत ज़्यादा 97 वाली गवर्नमेंट में ये बहुत सपोर्टर थे। 12 अक्टूबर को बाकायदा ये मातम कर रहे थे। और इनका जो है ना मामला, ख्वाजा आसिफ और ये डार फैमिली, इनका मुकामी सतह का झगड़ा है। दोनों अरबपति फैमिलीज़ हैं और इनकी अनाओं का और ताकत का, चौधराहट का झगड़ा है। ये आज का नहीं है, पुराना है। मुस्लिम लीग में चूँकि डार फैमिली को उस तरह से ख्वाजा आसिफ को ये डैमेज नहीं कर सके, तो फिर ये क्यू लीग में चले गए और उसके बाद फिर ये PTI में चले गए। इनका मामला ये कोई नेशनल लेवल पे इसको ना लेके जाएं। और ये इनका आपस का ये जो जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, मैं
इल्ज़ाम पे जो लगा, या वो इतनी गंदी बातें हैं कि मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन ये दोनों ही लोग, यानी उधर ख्वाजा आसिफ भी अगर आप देखें तो ख्वाजा आसिफ भी बुनियादी तौर पे मैं उनको बाइपोलर डिसऑर्डर का एक आदमी शिकार समझता हूँ। यानी कभी वो आपको एक दानिश्वर की सूरत में नजर आएंगे, कभी आपको जांगिया पहन के नहर में छलांग मारते हुए नजर आएंगे, कभी वो आपको बिल्कुल ही थड़िए की तरह जुगते लगाते हुए नजर आएंगे, कभी आपको वो अचानक ही अल्लामा इकबाल बन, यानी वो आपको वैरायटी पसंद नहीं आती। नहीं, वो एक बाइपोलर डिसऑर्डर होता है कि आप या साउथ पोल पे होते हैं या नॉर्थ पोल पे ये होते हैं, बदलते रहते हैं। यानी आप यानी बैलेंस नहीं होते। तो ये तो इसको हम उस सतह पे ले जाके खामखा की अहमियत दे रहे हैं, ये मुकामी झगड़ा है। हाँ। और इंतखाबी निशान पर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये मुस्लिम लीग नून के पास साइकिल का निशान होता था जब परवेज़ मुशर्रफ आया और उसके बाद 2002 के इंतखाबात हुए। ये जो आजकल सब मुझे बड़ी हैरत होती है, बेचारी तहरीक इंसाफ, ये बेचारी तहरीक इंसाफ जो है, उस वक्त जब 2002 के इंतखाबात हुए थे तो ये बेचारा वाला मामला उधर था, और हुसैन नवाज शरीफ एक शख्स का नाम है जिसको 11 महीने लापता रखा गया था, उस पर पर्चा ही कोई नहीं था, उसे आज तक नहीं पता कि उसका जुर्म क्या था। ये जो कह रहे हैं ना कि बेचारी तरीका, अच्छा, तो वो जो नवाज शरीफ की वो साइकिल का निशान लेके उसको शेयर अलॉट कर दिया गया था और क्यू लीग को साइकिल अलॉट कर दिया गया था। चूंकि अवामी ताकत उधर नहीं थी क्यू लीग के साथ, वो साइकिल पंचर हो चुकी है। 2008 से पंचर हुई हुई, आज तक पंचर है। और वो जो शेयर जिसको इसलिए दिया गया था कि उनका वोट बैंक खत्म हो जाए, वो वोट बैंक लेके पार्टी आज तक खड़ी है। तो इंतखाबी निशान अलॉट इधर के हों उधर के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, वरना खामोश रहता हूं कि तहरीक इंसाफ को ये जो बेचारी और एक जमात के साथ ये हो रहा है, एक जमात के साथ ये, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, इनके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। आपको अंदाजा है कि आप किसी बैंक जाएं लूटने के लिए, और बैंक लूट कर आपके इरादे ये हो कि आपने इन सबको टांग देना है, और फिर आप जाएं पकड़े, ओवर पावर हो जाएं। उसके बाद ये एमबीएस के साथ सऊदीया में किया होता, नेशनल गार्ड्स के खिलाफ रॉयल फैमिली को उल्टाने के लिए गए होते, इन इरादों के साथ के तख्ता उल्टा देंगे और उसके बाद इन सबको सजाएं देंगे। सजाओं का मतलब पता है क्या होता है? बगावत के बाद आपने सड़कों पे फांसियां देनी होती हैं। यह किया था 9 मई को, आप बगावत करने निकले थे। 20 साल का एक नौजवान, कोई बच्चा हो ना 6 या 7 साल का, वो कहे कि मैंने 20वीं मंजिल से छलांग लगानी है सुपरमैन बनने के लिए, तो आपको अगर रोकना भी पड़े जबरदस्ती आप रोकते हैं। ये जो 9 मई को करने जा रहे थे, अगर वो हो जाता, अगर ये कामयाब हो जाते, आपको अंदाजा है कि उसका नतीजा क्या निकलता? ऑर्डर टूट जाता। अगर ऑर्डर टूट जाता तो उसके बाद फिर क्या होता? हर थाने की अपनी हुकूमत होती, नाकाबिले तसव्वुर तबाही आती। उधर तालिबान बैठे हैं अफगानिस्तान में, इधर इंडिया बैठा है। ऑर्डर टूटने का मतलब जानते हैं क्या होता क्या है? अनार्की। 9 मई को जो उन्होंने किया, मैं आपसे दोबारा गुजारिश कर, तसव्वुर करें एमबीएस के खिलाफ होता, तसव्वुर करें सद्दाम हुसैन के इराक में होता, तसव्वुर करें यूएई में होता। ये तो पाकिस्तान बड़ा खुला डोला मुल्क है, खुदा की कसम। अभी तक ये दुआएं दें जनरल आसिम मुनीर जिस आदमी का नाम है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुश्किल बगावत पे उसने काबू पाया है। 9 मई से पहले इस तरह की बगावत को इससे पहले किसी चीफ ने देखी नहीं है। वो उस पे असर्ट, जो उसको लेगेसी मिली थी जनरल बाजवा की, उसका बोझ उठा गया। वो सबसे यानी कंट्रोवर्शियल जिस वक्त रेपुटेशन थी आर्मी की, उस वक्त उसे कमांड मिली है। ठीक है, वहां से वो चलता आ रहा है। 9 मई को वो संभाल के आज तक बैठा है। अगर ये जितने केयर टेकर्स, ये जितनी बातें हो रही है ना, इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वाल अगर खुदा ना खास्ता वो बगावत डैमेज कर देती, ऑर्डर तोड़ देती, तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि अल्लाह माफ करे यहां किस तरह की अनार्की आती है और किस तरह का कत्लेआम होता। ठीक है, यानी ये जो चीज बेचारी तहरीक इंसाफ जो बाकी जमातों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलग करने वाला मकाम है, वो 9 मई है आपके ख्याल में? आपने मुसल्लह हमला कर दिया भाई। ओके, और उसके बाद देखिए ना, पेट्रोल पे आप, उससे पहले तो पेट्रोल पुलिस गाड़ी आ रही है, पेट्रोल बम मार रहे हैं। अनिक नाजी साहब, उसमें भी तखसीस है ना कि जो भी उसमें शरीक थे 9 मई में, उसमें जो दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं उनके गुनाह माफ हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये बड़ा खुला डोला निजाम है। ठीक है, जिन लोगों को दूसरे यानी ड्राई क्लीन होके जा रहे हैं उनकी माफी हो रही है, और जो ये कोई और रियासत में आप सोच नहीं सकते, करके देखें जरा। ठीक है, बहुत सी मिसालें ऐसी मौजूद है, जाहिर है एक अदली है, और हम इस पे बात को भी आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद आगे। वेलकम बैक टू द शो। नहीं साहब, क्विकली, जैसे अभी बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक कसूर है जो माफ़ नहीं किया जा सकता, वो 9 मई का वाक़या है, और उसके नतीजे में क्या क्या हो सकता था, उस सब का नक्शा खींचा अनिक नाजी साहब ने। बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने हिदायतनामा जारी किया है कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए, उसमें आर्टिकल 62-63 की बात की गई है, और मुसल्लह अफवाज और अदलिया की जो तस्दीक करने वाला शख्स है वो भी आर्टिकल 63 के ज़ुमरे में आता है। तो आपके ख्याल में 9 मई में जो शरीक हैं
वो कागजात नामजदगी दाखिल कर पाएंगे? जैसे कहा जा रहा है सनम जावेद साहिबा, यास्मीन राशिद साहिबा भी इरादा रखती हैं कॉन्टेस्ट करने का। उनकी प्रोसिक्यूशन हो रही है, अभी तक किसी को कन्विक्शन नहीं हुई। अच्छा। जब तक किसी को कन्विक्शन ना हो जाए, महज इल्ज़ाम पे आप किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, ना डिसफ्रेंचाइज कर सकते हैं। ये होगा एक बार मोहतरमा बेनज़ीर साहबा के कागजात नामजदगी भी मुख्तलिफ किस्म की बयानात पे चैलेंज हो गए थे, लेकिन वो चैलेंज सस्टेन नहीं हो सका था। इसलिए मैं ये कहना कि इन्होंने ये बयान दिया है, ये किया है, ये बड़ा मुश्किल है इस्टेब्लिश करना, क्योंकि वो जो इश्यूज़ हैं, जो चार्ज है, क्रिमिनल केसेस हैं, वो कोर्ट्स में सब जुडिस हैं। अभी तक किसी में कोई सब्सटेंशियल प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं हुई। ये प्रोसिक्यूट कर लें, कन्विक्ट कर लें, फिर जो कानून के मुताबिक उनके साथ इंजाम कर लें। लेकिन मैं एक बात बता दूं, उन्होंने कहा 9 मई के वाक़े में कौन शरीक था और कौन नहीं शरीक था, यही तो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। हम 16वीं या 17वीं सदी में नहीं रह रहे कि गांव या कबीले का एक शख्स अगर जुर्म करे तो सारे कबीले और गांव को सजा दी जाए। हो सकता है पीटीआई के हजारों हामी एक पुरतशद्दद एहतजाज की या पुरतशद्दद रवैये के हामी ना हो, लेकिन आज ये वक्त है कि हर शख्स को एक ही निगाह से देखा जा रहा है। जो लोग तशद्दुद में शरीक हैं उन्हें प्रोसिक्यूट करने का रियासत को हक है, जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस है। लेकिन जिन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, वो उन शहरों में नहीं थे, वो उन शहरों के रिहायशी नहीं है जहाँ ऐसी कोई वारदात हुई है जिन्हें आप जुर्म कह सकते हैं। अब वो लोग भी बेचारे निशाने पर हैं, इधर से पकड़ के उधर डाल देते हैं, उधर से पकड़ के इधर डाल देते हैं। अदालत उन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करती है। एक खास ड्राइंग रूम में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करने जाती। आज भी मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा साहब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की लिस्ट में हैं, और भी कई लोग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की लिस्ट में। ये जो चीज़ें हैं, ये निज़ाम इंसाफ को और कानून की हुक्मरानी को मशकूक बनाती है कि फिर क्या डिस्क्रिमिनेशन है एग्जेक्टिव के पास कि अगर अदालत में उनके खिलाफ शहादत मौजूद है, अदालत उनके वारंट्स निकाल रही है, अदालत उनकी प्रोक्लेमेशन निकाल रही है और वो महफूज हैं। एक लोग घर में नहीं है, उनका घर तोड़ दिया जाता है। एक लोग किसी वाक़े में शरीक नहीं है, उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। एक रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि अगर किसी के खिलाफ टेंजिबल एविडेंस मौजूद है जो अगर बिला तरदीद जाए, विच इफ गोज अनरिबटेड कन्विक्शन कैन बी मेंटेन्ड, आप उन्हें जेल में रखें, सक्सेसफुली प्रोसिक्यूट करें, सस्टेनेबल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मर्जी से लोगों को निकालते जाएं और मर्जी से लाते रहें, ये कानून का मजाक है। अगर वकूआ हुआ है, जुर्म हुआ है, मैंने कई बार यहाँ कहा है, एहतजाज की आड़ में जुर्म की इजाजत नहीं होनी चाहिए। एहतजाज और जुर्म में एक खत इम्तियाज खींचना चाहिए, ठीक है, लेकिन एहतजाज की शक्ल में जुर्म की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में हर जुर्म को माफ़ कर दिया गया कि जी वो तो एहतजाज कर रहे थे। इसी वजह से लोगों के हौसले बढ़ गए और लोगों ने एहतजाज के दौरान जुर्म को अपना हक समझ लिया। अगर रियासती हुक्मरानी शुरू दिन से इस इम्तियाज को, इस तफरीक को बरकरार रखती कि एहतजाज और जुर्म में फ़र्क है, एहतजाज को जुर्म में तब्दील नहीं किया जा सकता और जुर्म को एहतजाज पे नहीं लाया जा सकता। अच्छा, एक और चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज बनी हुई है वो है बल्ले का निशान, और इसके बारे में हमने देखा बैरिस्टर गौहर ने भी बात की और अली जफर साहब ने भी, और प्लान बी की बात हो रही है। अबू सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान बी मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता? इस पर फैसला आपके ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट करेगी, और अगर नहीं मिलता तो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलने की बात हो रही है, तो प्लान बी कहीं बायकॉट तो नहीं होगा इलेक्शंस का? नहीं, इलेक्शन बायकॉट तो नहीं होगा, हर हाल में कंटेस्ट होगा एज पर माय इंफॉर्मेशन। और जहां तक देखें ये बात है ना कि जी पहले साइकिल था उनका निशान और फिर उनको शेर मिल गया था। यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि बल्ला है और उसके बाद कोई और निशान मिल जाएगा। यहाँ पे ये बात हो रही है कि कोई निशान ही नहीं मिलेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस। फॉर इंस्टेंस बल्ले की जगह आप हॉकी दे दें, फुटबॉल दे दें, तो फिर तो सबको पता होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये निशान है, तो दैट विल नॉट बी एन इशू एट ऑल फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। अगर हर कैंडिडेट का डिफरेंट सिंबल होगा तो वो फिर इलेक्शन कैसे उनको सबको पता लगेगा पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इलेक्शन की जो फेयरनेस है, वैलिडिटी है, उस पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। और जहां तक देखें बात है 9 मई से रिलेटेड, देखें बिल्कुल जो हुआ हमारे जो इंस्टीट्यूशंस एंड डिफेंस की, उस पर अटैक नहीं होना चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। लेकिन इस मुल्क में ये भी कभी नहीं हुआ कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो एक लीडर है पॉलिटिकल पार्टी का, उसका चेयरमैन है, उसको घसीट के लेके जाए। आप इस तरह की तजलील किसी की नहीं करते, क्योंकि हर इंसान की डिग्निटी होती है और हर इंसान की राइट होता है। ये आर्टिकल 14 आपका राइट टू डिग्निटी देता है। तो वहां पर उनको अकाउंटेबल किया गया, नहीं किया गया,
उसके बाद देखें ये अगर ये हुआ होता वाकया सऊदी अरब में फॉर इंस्टेंस या दुबई में हुआ था, सद्दाम हुसैन साहब के रिजीम में हुआ था, ये रिजीम सद्दाम हुसैन का रिजीम कोई एग्जाम्पल अच्छी नहीं है देने के लिए। वहां पे बहुत ह्यूमन राइट वायलेशंस हुई हैं। हम जमहूरियत में रहते हैं, हमारे पास आइन है और आइन के अंदर तरीकाकार मौजूद है। बिल्कुल देखिए, हर इंसान को फेयर ट्रायल का हक है। यहाँ पे हर इंसान का राइट है कि उसको आपने इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ट्रीट करना है। आर्टिकल 4 है आपका, आर्टिकल 10A है। सो आपको जिस शख्स ने जुर्म किया है, बिल्कुल उसको आप सजा दें, उसको प्रोसिक्यूट करें, लेकिन उसको साथ फेयर ट्रायल जरूर देना है। लेकिन साथ साथ देखिए, मुझे ये बताएं कि मुराद राज साहब नहीं 9 मई पे आगे आगे चढ़ के प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कहाँ गए? क्या उनकी डिवाइन क्लींजिंग हो गई? ठीक है, आपने अकाउंटेबल करना है कि पार्टी को डिसमेंटल करना है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। अगर अकाउंटेबल करना है तो फिर जो इन्वॉल्व था उसको आप फेयर ट्रायल दे के बिल्कुल उसको प्रोसिक्यूट करें और उसको एविडेंस की बेस पे, जिस तरह नैयर साहब कह रहे हैं, उसको सजा दें। लेकिन आप एक फैमिली का मेंबर इन्वॉल्व है तो आप उसके 10 लोगों को, बाकी को क्यों सजा दे रहे हैं? उनका क्या कसूर है? सो दिस इज नॉट द राइट वे। कानून के मुताबिक चलें, आइन के मुताबिक चलें, ख्वाहिशात के मुताबिक, विम्स के मुताबिक आप मुल्क को नहीं चला सकते। ये डेमोक्रेटिक राइट, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। आगे अगर राना साहब आपकी तरफ आऊँ मैं, तो इससे पहले इलेक्शन कमीशन के तो आपने अंदर की खबर दी कि किस बुनियाद पर सारा मकबसा जो है वो खड़ा हुआ। अब आप ये बताएं, अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से सियासी जमातों को शिकायत है कि जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है, तो वही इलेक्शन कमीशन नाहद चीमा साहब को भी रिमूव करने का हुक्म देता है और अब 21 दिसंबर को फवाद हसन फवाद साहब का भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। आपके ख्याल में अब इन दोनों की बारी है, फवाद हसन फवाद साहब, और उसके बाद निगरान वज़ीर आज़म की तरफ आएंगे? निगरान वजीर आजम की तरफ कहाँ से, मतलब ये मुझे बात नहीं आपकी समझ आई। ये आपने निगरान वजीर आजम आपने असल में खबर दी, इससे पहले तो ये उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि इनको भी रिमूव किया जा सकता है। चीमा साहब या फवाद हसन फवाद साहब जैसे सेटअप में आए थे और पीपल्स पार्टी शिकायती थी। अब आप देखें, चीमा साहब के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो अगर हुक्मनामा जो जारी किया है, वो तो एक बहुत बड़ी मूव है ना। और फिर निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से भी कहा जा रहा था कि वो भी किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और वो भी उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। वैसे आयशा, आपने ना गुगली फेंकनी होती है मुझे। और आप असल में खबर दे चुके हैं कि एक चेहरा तब्दील होने जा रहा है। अगर रुख बन नहीं रहा है सैलाब का, तो फिर वो सभी को बहा के लेके जाएगा। नहीं, सभी को बहा के लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा, वो तो एक सेपरेट चीज है। बट द पॉइंट इज कि देखें, जिन लोगों के लिए क्वेश्चंस रेज हो रहे थे, ऑब्जेक्शंस रेज हो रहे थे, और उनको तो ठीक है इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया। इसमें प्राइम मिनिस्टर को कैसे हटाएंगे आप? प्राइम मिनिस्टर को हटाएंगे तो एक नया क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, और उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, उसको कैसे पुल करेंगे? अंटिल अनलेस खुदा न खास्ता कुछ अगर हो, तो वो तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। कोई ऐसी चीज हो जाए कि जो मतलब उस पर कोई और ऑप्शन ना रहे, तो फिर तो समझ आती है। ये बात मुश्किल हो जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर जो है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है, उसको घर भेज दिया जाए और जस्ट फॉर नो रीजन, अंटिल अनलेस कोई हेल्थ का रीजन हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है जो ऐसा डिसॉल्व हो जाएगी, फंक्शन ना कर सकते हो, तो वो तो एक सेपरेट चीज है। बट ऐसे घर भेजना जरा मुश्किल हो जाएगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। वो पता है, जब शिकायत आई हो जानिबदारी की, फिर उसके ऊपर गौर तो करना पड़ता है, और इससे पहले आप ही कह चुके हैं। और क्राइसिस जो पैदा करते हैं वो उसको सॉल्व करना भी जानते हैं। आप कह रहे हैं ना क्राइसिस आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करना भी जानते हैं जो पैदा करेंगे। सॉल्व तो खैर सॉल्व करना तो वो तो बिल्कुल, इसमें कोई बात ऐसी है ही नहीं ढकी छुपी, कि बिल्कुल जिन्होंने मैनेज करनी होता है क्राइसिस को, उनके पास प्लान बी भी होता है, सी भी होता है, और उसको चेक करके, काउंटर चेक करके, डबल चेक करके उन्होंने रखा होता है, ठीक है, प्लेस होता है। इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा थोड़ी देर की है। आई वुड से जो इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त जो 2 बंदे हटाने की बात की है या उनको घर भेजने की बात की है, थोड़ा देर हो गई है। थोड़ा पहले कर देते ज्यादा बेहतर था, लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कर दिया। नैब ने एक और रेफरेंस दायर कर दिया चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। क्या ये इसे भी देर आए दुरुस्त आए कहेंगे? क्योंकि फैसला तो करना होगा, जितने रेफरेंस बनाए जा रहे हैं अदनान आदिल साहब चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। आयशा जी, सिंपल सी बात है, मैं बार बार कह चुका हूँ, इट्स नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर पीटीआई। अदनान आदिल साहब, टाइम इज वेरी शॉर्ट, सॉरी राना साहब। देखें, ये तो साफ नजर आ रहा है कि किसी भी केस में उनको कन्विक्ट किया जाएगा, उन्हें इलेक्टोरल बैटल से आउट किया जाएगा, और पहले उन्हें
ऐसी खबरें थी कि उन्हें कहा भी गया था कि आप खुद से दस्तबरदार हो जाएं 2-3 साल के लिए, तो ये सब आपकी पार्टी के साथ नहीं होगा, लेकिन वो उस पर नहीं माने। और अब तो ये साफ नजर आ रहा है कि उन्हें तोशाखाना में नहीं तो कोई इद्दत केस में, इद्दत में ठीक है, नहीं तो अनिकराज साहब आप देख रहे हैं ना कि तोशाखाना का सिर्फ एक पार्टी सरबराह के हवाले से केस नहीं है, बाकी भी उसकी गिरफ्त में आते हैं। जी बिल्कुल बाकी, लेकिन मैं वो क्लियर जरूर मैं करना चाहूंगा। पहली वाली बात, नंबर 1, इंग्लैंड एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। वहां की होम मिनिस्टर ने पुलिस पर तनकीद की कि यहाँ पे गजा के लिए मिलियन मार्च हो रहे हैं, हेट मार्च हैं, पुलिस वैसा काम नहीं करी जैसा करना चाहिए। पूरी सोसाइटी पुलिस के साथ खड़ी हो गई। ऋषि सुनक ने अपनी होम मिनिस्टर को सैक कर दिया। जो रीजंस बताई उनमें से ये शामिल थी कि उसने पुलिस पर क्रिटिसाइज किया है, उसने एक्साइट करने की कोशिश की है। ये पुलिस है। यहां पुलिस पर आपने पेट्रोल बमों से हमले किए हैं। 9 मई को एकदम हो गया। ये तैयारी के बाद इमरान खान हमारी रेड लाइन है क्रॉस की तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये पहले तैयारी करवाई गई। और ये मासूमियत जरा देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है सारी सिचुएशन। माजरत है, हमारा खत्म हो गया, लेकिन इस पर बहस का सिलसिला आने वाले शोज में जारी रहेगा।